तो इस सेशन में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 59 राष्ट्रीय महिला आयोग की। देखो लास्ट में मैंने आप सभी को बताया कि काफ़ी क्वेश्चंस जो है वह यहाँ से आते हैं। उसके पीछे रीज़न है कि अगर हम महिलाओं की बात करें तो आपको इनकी जो स्थिति है उसके बारे में सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस दोनों में पढ़ना होता है। सोसाइटी, सोशल जस्टिस, ठीक है, सोसाइटी, सोशल जस्टिस दोनों में ही आप पढ़ते हैं महिलाओं के बारे में। लास्ट अगर आप बात करें तो ऐसे को लेकर एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है कि महिलाओं की समस्याएं पूछ लें या इससे रिलेटेड और भी चीज़ें। ये आप सभी के लिए टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम फॉर क्लास इन्फॉर्मेशन एंड PDF @मंजू PWUPSC वाला, या तो सर्च कर लो या स्कैन करके ज्वाइन कर लो, ठीक है। सो देखो इस चैप्टर में स्थापना, संरचना, कार्य, पारिवारिक महिला लोक अदालतें, इन सब की बात हमें करनी है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग आखिर है क्या, क्यों हमें इसकी ज़रूरत पड़ी, ठीक है। अगर हम इस देश की आधी आबादी से बात करें, आधी आबादी से थोड़ी सी कम, कुछ परसेंटेज में, है ना, कि अगर हम लगभग आधी आबादी की बात करें तो ये कौन है, महिलाएं हैं, फीमेल्स हैं। और इन महिलाओं की सुरक्षा के लिए, इनकी शिकायतों के निपटारे के लिए एक आयोग की जो बात है वह की जाती है। सरकार ने कई ऐसी समितियां बनाई जिनसे ये पूछा गया कि क्या हमें आवश्यकता है कि हम कोई डेडिकेटेड फीमेल्स के लिए, कोई वुमेन्स के लिए कोई आयोग बनाएं। तब कई समितियों के द्वारा इस सिफारिश को सरकार को रिपोर्ट सौंपी गई और ये सिफारिश की गई कि इसके लिए पर्टिकुलर एक डेडिकेटेड जो आयोग है वह होना चाहिए। और बाद में नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो है वह अस्तित्व में आता है। ये आता है 1992 में, 1992 में ये अस्तित्व में आता है, ठीक है। सो अगर ये 1992 में एक एक्ट बनाकर इसको अस्तित्व में लाया गया तो इसकी प्रकृति कैसी हो गई, वैधानिक प्रकृति हो गई, सांविधिक प्रकृति हो गई, वैधानिक निकाय है। ऑब्वियस सी बात है कि अब महिलाओं के लिए है, राष्ट्रीय महिला आयोग है, तो महिलाओं की शिकायतें सुनना, संविधान में उनको सुरक्षा के क्या उपाय दिए हुए हैं उनको समझना, है ना, और बाकी चीज़ों की समीक्षा करना, उनका उपचार क्या हो सकता है, शिकायतों का निवारण और महिलाओं को प्रभावित करने वाले और भी जो मुद्दे हैं उस पर सरकार को सलाह देना। अब जरा इस लास्ट वाली लाइन को ध्यान से देखो, क्या लिखा है कि महिलाओं को प्रभावित करने वाले जो मुद्दे हैं उस पर सरकार को सलाह देना, है ना। अब मैं आपको ये राष्ट्रीय महिला आयोग, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की वेबसाइट ही है। तो वेबसाइट ने, राष्ट्रीय महिला आयोग की जो वेबसाइट है उस पर आपको कई इन्फॉर्मेशंस मिल जाएंगे जो आपको ऐसे के लिए भी इम्पोर्टेंट है और आपको करंट अफेयर के लिए भी इम्पोर्टेंट है। देखो जैसे कि मैंने आपको 106वां संविधान संशोधन कई बार बताया, 106वां संविधान संशोधन। तो ये जो संविधान संशोधन है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, इस अमेंडमेंट का क्या इफेक्ट पड़ेगा, कितना अच्छा पैराग्राफ लिखा हुआ है, इसलिए मैंने इसका स्क्रीनशॉट रखा कि मैं आपको बता सकूं, है ना, कि अगर आप गवर्नमेंट की वेबसाइट्स देखते हैं तो आपको वो सारे डेटा, वो सारी चीज़ें मिलती हैं जो कि आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आपसे कहा जाए कि आप बताओ कि लोकतंत्र का इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, शायद आपके पास उतने अच्छे विचार, उतने अच्छे शब्द ना हो, इसलिए हम इस तरह की जो वेबसाइट्स हैं उससे पढ़ते हैं, ठीक है। सो देखो वेबसाइट में जानकारी दी गई कि लोकतंत्र में महिलाओं की सहभागिता को बढ़ाने के लिए महिला आरक्षण एक जरूरी कदम था। और यह खुशी की बात है कि संविधान 128वां संविधान संशोधन विधेयक आया था, है ना, ये विधेयक है। संविधान संशोधन विधेयक ज्यादा हो सकते हैं, हर विधेयक अधिनियम तो नहीं बनता ना, तो अधिनियम ये 106वां संविधान संशोधन अधिनियम था। लोकसभा राज्यसभा में भारी समर्थन के साथ पारित हो गया और इसका नाम क्या हुआ, इसका नाम रखा गया था नारी शक्ति वंदन अधिनियम। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, है ना, एक ऐतिहासिक कानून जो कि महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ाएगा और राजनीतिक प्रक्रिया में महिलाओं की अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करेगा। लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं की संख्या बढ़ने से न केवल राजनीतिक परिदृश्य बदलेगा बल्कि आर्थिक गतिविधियों में महिला की सहभागिताओं में वृद्धि होने लगेगी। देखो महिला जब घर से बाहर निकलेगी, जब वह सोसाइटी में चीज़ों को देखो, ज़्यादातर क्या माना जाता है कि हमारे घर के अंदर का जो काम है वो 4 दीवारी सीमित है फॉर वुमेन्स। घर के बाहर और सोसाइटी का जो काम है, सोसाइटी का जो मेल जोल है, आपको चौराहे पे महिलाएं खड़ी हुई और बात करते हुए नहीं दिखेंगी। ये काम पुरुषों के हिस्से में आया है कि आराम से चौराहे, पान की दुकान, चाय की दुकान, इस तरह की जगह पर आप खड़े होकर मुद्दों पर डिस्कशन कर लो, बातचीत कर लो। बट ये इस तरह की टोलियां आपको महिलाओं के लिए दिखेंगी। तो सामाजिक जो उनका है ना, वो
आप देखेंगे कि समाज मतलब बाहर की जो जिम्मेदारी है वो पुरुष की है, महिला की नहीं है। तो यहाँ पर ये कहा कि लोकसभा व विधानसभाओं में, अब 106वां संविधान संशोधन क्या था कि लोकसभा और विधानसभा दोनों में जो जितनी भी सीट होती हैं उस सीट का 33% जो है या 1/3 हिस्सा जो है वह महिलाओं के लिए आरक्षित होगा, है ना। ये बात इसमें कही गई। राजनीति में महिलाओं की भूमिका बढ़ने से आने वाले समय में जीवन के हर क्षेत्र में परिवर्तन दिखाई देगा। तो सामाजिक, राजनीतिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक, आर्थिक संदर्भों में भी समाज का उत्थान निश्चित है। तो आज जब पूरा विश्व महिलाओं के विकास की बात कर रहा है तो भारत महिलाओं के नेतृत्व में विकास की ओर अग्रसर है ना। तो यहाँ पर अब देखो, जैसे कि बहुत सारी शिकायतें, घरेलू हिंसा, कई तरह के मुद्दे राष्ट्रीय आयोग निपटाता है। जो महिला आयोग है वह क्या लिखता है कि मान सम्मान सहने में नहीं है बल्कि किसमें है, बोलने में है। ज्यादातर घरेलू हिंसा या महिलाओं के प्रति जो अपराध होते हैं उसके पीछे एक सीधा सा रीजन होता है कि वह बोल नहीं रही हैं, वह बता नहीं रही हैं, है ना। और इस वजह से वह इसमें, अगर आप ऐसे के लिए देखें तो काफ़ी सारी लाइंस आपको, बहुत अच्छी कोट्स, बहुत अच्छी लाइंस, बहुत अच्छे विचार आपको मिल जाएंगे। तो आप चाहें तो महिलाओं को लेकर ऐसे आंसर राइटिंग इन सब का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखो, जैसे कि इसमें हमने जाना कि महिलाओं को प्रभावित करने वाले और नीतिगत जो मामले, इस पे सरकार को सलाह देना। तो एक और मामला है कि जब हम इस डिजिटल युग की बात करेंगे तो डिजिटल युग में महिलाओं का सशक्तिकरण कैसे हुआ है, ठीक है, इसको हम पढ़े। लेकिन उसके पहले हम देखते हैं, देखो यूपीएससी ने ना एक क्वेश्चन पूछा था, पहले जरा इस क्वेश्चन को देखो। ये 2020 का क्वेश्चन है। 2020 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, किसी आयोग के संवैधानिकरण के लिए कौन से कदम आवश्यक है। क्या आपको लगता है कि राष्ट्रीय महिला आयोग को संवैधानिकता प्रदान करने में भारत को अधिक लैंगिक न्याय और सशक्तिकरण सुनिश्चित होगा, कारण दें। ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। अब मैं इस क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग कराऊं उसके पहले कुछ क्वेश्चन और देखो। 14 में और 17 में क्वेश्चन आया। ये क्वेश्चन वो थे जो राष्ट्रीय महिला आयोग इससे कनेक्ट कर रहे थे। अदरवाइज आप देखेंगे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको हर साल दिखाई देंगे जो कि महिलाओं को डेडिकेटेड करते हुए पूछे जाते हैं। क्या राष्ट्रीय महिला आयोग सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में महिलाओं के सामने आने वाली समस्याओं से निपटने और रणनीति बनाने में सक्षम है। अपने उत्तर के समर्थन का कारण बताएं। 2017 का क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन देखो 2014 का, ठीक है। देश में महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा के मामले में वृद्धि देख रहा है। इसके खिलाफ मौजूदा कानूनी प्रावधानों के बावजूद ऐसी घटनाओं की संख्या बढ़ रही है और इस खतरे से निपटने के लिए कुछ अभिनव उपाय सुझाएं। 2014 का क्वेश्चन है। आपने विशाखा गाइडलाइंस सुनी होगी। विशाखा गाइडलाइंस आपको पता है अस्तित्व में कैसे आती हैं। अगर आप इसकी पृष्ठभूमि देखेंगे तो ये शुरुआत होती है, मैं जगह का नाम तो भूल रही हूं। हुआ क्या था कि एक महिला के द्वारा बाल विवाह की शिकायत की गई थी और जिस महिला ने बाल विवाह की शिकायत की थी, जिस फैमिली की थी, वो गुज्जर फैमिली थी। और उन्होंने क्या किया कि उस महिला को उसके खिलाफ दंड देने के लिए 4-5 लोगों के द्वारा मिलकर सामूहिक उसका बलात्कार किया गया। जब पुलिस को वह रिपोर्ट लिखाने जाती है तब पुलिस रिपोर्ट लिख रही है, कार्रवाई नहीं कर रही, वही ढीला ढाला रवैया चलता रहा। उसके बाद सबूत, न्यायालय में जब मुकदमा गया तो सबूत नहीं थे, साक्ष्य नहीं थे और इसलिए उसको न्याय नहीं मिल पाया। आप सोचिए कितनी बड़ी घटना रही इस देश में और क्या क्या हुआ। तो यहाँ पर क्या हुआ कि बाद में जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी संज्ञान लिया गया, जब मामला आगे पहुंचा, तब जाके ये बात तय हुई कि हम कुछ ऐसी गाइडलाइंस बनाएं जिससे कि महिलाओं को यौन हिंसा के प्रति जो सुरक्षा है वह हो सके और इस तरह के अपराधी जो है उनको कठोर सजा दी जाए। तो विशाखा बनाम राजस्थान राज्य की जब हम बात करेंगे तो देखो इसमें क्या हुआ था, इसमें विशाखा गाइडलाइन की बात की गई थी। जैसे कि अगर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि यौन हिंसा अगर बढ़ रही है, इस तरह बलात्कार के मामले अगर देश में बढ़ रहे हैं तो वो कैसे सॉर्ट होंगे, क्या उसके लिए है, तो उसके लिए विशाखा गाइडलाइंस है। यूपीएससी ने प्रीलिम्स में भी इस क्वेश्चन को पूछा है। सो विशाखा बनाम राजस्थान राज्य मामले में फैसला सुनाते हुए अब सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि ऐसा कोई भी अप्रिय हाव भाव, व्यवहार, शब्द या कोई पहल जो कि यौन प्रकृति की हो उसको यौन उत्पीड़न माना जाएगा, ठीक है। और इस अपने निर्णय में न्यायालय ने एक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार विधि, द कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ द फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, इसका संदर्भ लेते हुए कार्यस्थल पर महिला कर्मियों को सुरक्षा देने की बात जो है वह की गई थी।
कार्यस्थल पर महिला कर्मियों को सुरक्षा देने के मद्देनजर रखते हुए कुछ दिशा निर्देश दिए गए थे और उन्हें विशाखा दिशा निर्देश कहा गया था। ठीक है, कि कार्यस्थल पर किसी भी महिला के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार ना हो और इसके लिए अगर किसी तरह की कोई शिकायत आती है तो उसको उपचार के लिए, उसके निपटारे के लिए समिति हो, संस्था आगे आए। विशाखा गाइडलाइंस में क्या है कि जो भी रोजगार प्रदाता है, मतलब जो भी कंपनियां हैं या जो भी रोजगार दे रहा है, उसका यह दायित्व है कि वह इस तरह के मामलों के लिए कंपनी की एक आचार संहिता के नियम में शामिल करेगा। मैं पीडब्ल्यू की अगर बात करूं तो 2 या 3 मंथ में सभी एम्प्लॉयज़ के लिए ये मैंडेटरी हो जाता है कि वह पॉस्को ट्रेनिंग करें, है ना। पॉस्को ट्रेनिंग में ये बताया जाता है कि अगर आप इस तरह का व्यवहार महिला कर्मी के साथ कर रहे हैं तो उसको अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा। जब हम वो ट्रेनिंग करके सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लेते तब सैलरी कंपनी जो है तभी सैलरी देती है, वरना सैलरी रुक जाती है। वो मैंडेटरी है और आपको उन वीडियोज़ को देखना, आप स्किप भी नहीं कर सकते, उसमें ऑप्शन नहीं होता। तो क्या है कि जो भी ऐसी कंपनियाँ होती हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं, है ना, वो कंपनियां इस तरह की गाइडलाइंस को जारी करती हैं। संगठनों को अनिवार्य रूप से एक शिकायत समिति की स्थापना करनी होगी और इसका प्रमुख कोई महिला होना चाहिए। आपको सोचिए कि अगर पुरुष दुर्व्यवहार कर रहा है और पुरुष को ही अगर हम इस समिति का प्रमुख बनाएंगे, कितना न्याय मिल पाएगा। नियमों के उल्लंघनकर्ता के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए और पीड़ितों के हितों की रक्षा की जानी चाहिए। महिला कर्मियों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक बनाया जाए। ठीक है, अब जैसे कि आगे देखते हैं। खैर, इस फैसले ने यौन उत्पीड़न की जो घटना है संविधान में 14, 15 और 21 के तहत, 14, 15 और 21 के तहत फंडामेंटल राइट और 19(1) के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता का इसमें उल्लंघन बताया। और जो विशाखा गाइडलाइंस है इसके अनुसरण करते ही नवंबर 2010 में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के विरुद्ध महिला सुरक्षा विधेयक अस्तित्व में आया था और महिलाओं की सुरक्षा के माध्यम से देश में महिला सशक्तिकरण की दिशा में विशाखा जो गाइडलाइंस है इनका बड़ा एक इंपॉर्टेंस है। महिलाओं के खिलाफ होने वाले सबसे ज्यादा अगर आप भयानक अपराधों की बात करें, बलात्कार, रेप, है ना, और इस देश में घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। और अगर इन घटनाओं में मैंने लास्ट में शायद आपको बताया था कि अभी जो प्रॉब्लम आपको अपनी सोसाइटी में ज्यादा दिखेगी कि अब जो इस तरह का काम कर रहे हैं, इस तरह का जो अपराध कर रहे हैं, आपको कम उम्र के बच्चे मिल जाएंगे। अभी मैं एक न्यूज़ देख रही थी। अब जैसे आप सारी न्यूज़ देखो तो कुछ ऐसी न्यूज़ भी आती हैं जो आप नहीं देखना चाह रहे होते हैं। तो उसमें शायद 13 या 14 साल के बच्चे की बात कही गई थी कि 13 या 14 साल के बच्चे के साथ हुआ, नहीं, 13 या 14 साल के बच्चे ने किया 6 या 7 साल की लड़की के साथ। तो इस तरह के जो केसेस हैं आप देखने को मिल रहे हैं, चाहे आप सोशल मीडिया का दुष्प्रभाव कह लें, आप मोबाइल का दुष्प्रभाव कह लें, है ना, आप परिवार की परवरिश का दुष्प्रभाव कह लें। तो यहाँ पर आप देखोगे कि अब जो चीज़ें हो सकती है कि आप 18-20 साल में आपका दिमाग सोच पाए, आप 12-13 साल में अगर आप वो चीज़ें आपकी दिमाग में इस तरह की बातें आ रही हैं, इस तरह के अपराध आ रहे हैं, तब ऐसे में क्या किया जाए। तो सरकार ने भी कह दिया कि अब 18 साल के बाद ही कोई अपराध करे तभी उसको एज अपराधी सजा नहीं दी जाएगी। कुछ अगर गंभीर मामले होंगे तो 16 साल की एज को भी कंसीडर किया जाएगा और उसको एक रिस्क मानते हुए उसके साथ जो सजा है उसको दी जाएगी, जो आगे की प्रक्रिया है वह की जाएगी, है ना। तो विशाखा गाइडलाइंस और ये सारी चीजें आपको याद रखना है। इसके अलावा एक शी बॉक्स की बात आपने सुनी होगी। शी बॉक्स क्या है, यूपीएससी प्रीलिम्स में सीधा ऐसा पूछ लेता है कि हाल ही में शी बॉक्स चर्चा में रहे, इसका मतलब क्या है। शी बॉक्स का मतलब है सेक्सुअल हरासमेंट इलेक्ट्रॉनिक, है ना। और इसमें क्या किया जाता है, ये बेसिकली महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है, आपको ये जो इन्फॉर्मेशन है वह कुछ इस तरीके से क्वेश्चन के रूप में आ सकती है। निम्न पर विचार कीजिए। 1, 2, 3 स्टेटमेंट है। फर्स्ट आपसे कहता है कि महिला और बाल विकास मंत्रालय ने कामकाजी महिलाओं के लिए सेक्सुअल हरासमेंट इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स लॉन्च किया है, जिसमें आप अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। इस बॉक्स की मदद से कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकार महिला अपनी शिकायत सीधे सरकार से कर सकती है और पीड़ित की शिकायत आने के बाद महिला मंत्रालय इस मामले की जांच करेगा और ये सुनिश्चित करेगा कि महिला को न्याय मिले। तो यहाँ पर ये 3 स्टेटमेंट पूछते हैं, मान लीजिए। इसमें बहरहाल सारे जो स्टेटमेंट है वह सही है। शी बॉक्स है ना, तो शी बॉक्स, विशाखा गाइडलाइंस, ये सारी चीजें इसमें। तो अगर आप ये 2014 वाले क्वेश्चन का आंसर अगर आप लिखना चाहें तो आप बताइए कि किस तरीके से ये जो मामले हैं वह बढ़ रहे हैं और क्या ऐसे कानूनी प्रावधान है जिससे हम रोक लगा सकते हैं। आप इन दोनों की जो चर्चा है वह कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो पहले थोड़ी सी चर्चा और राष्ट्रीय महिला आयोग की, और उसके पहले एक ऐसे मुद्दे की कि देखो बेसिकली अगर हम देखें
तो डिजिटली ठगी अगर आप अवेयर नहीं है तो पुरुष और महिला दोनों हो सकता है डेफिनेटली, बट महिलाओं के साथ अगर आप डिजिटली धोखाधड़ी है या साइबर क्राइम का एक सुभेद्य लक्ष्य महिला क्यों हो जाती है? अब देखना, चूंकि अब देखो जो घर से बाहर नहीं निकला, मान लीजिए मैं एग्जाम्पल दूं एक ऐसी लड़की का कि जिसकी शादी हो जाती है 20 या 21 साल में, और उसके बाद वो घर की केवल 4 दीवारियों में रही 10 साल तक, 15 साल तक, 20 साल तक वह केवल घर में है, खाना बना रही है, खा रही है, बस वही काम कर रही है, कोई उसको अवेयरनेस नहीं है, इवन उसे मार्केट भी जाकर कुछ सामान लेने नहीं आता। तो ऐसे में आप सोचिए कि जब वो महिला बाजार में, जब वो महिला समाज में आएगी, बाहर आएगी, 10 लोगों से मिलेगी, आपको क्या लगता है कि वह उस वक्त बहुत सॉफ्ट टारगेट होगी, क्योंकि उसको दुनियादारी, बाकी चीज़ों, लोगों की जानकारी, अपराध और बाकी चीज़ों के लिए वह बिल्कुल अवेयर नहीं है, उसे वो सॉफ्ट टारगेट होगी। और साइबर क्राइम जैसी चीज़ें तो उसके साथ, उसे बिल्कुल पल भर में आप बेवकूफ़ बना सकते हैं। और जिस महिला ने, हो सकता है कि अगर कोई वुमेन ऐसी है कि वह 17-18 साल से ही अपनी जो तैयारी वह बाहर रह के कर रही है, उसने देश दुनिया को देखा समझा हुआ है, और ऐसे में वह रोज नई कठिनाइयों से जूझती जूझती वह सीख जाती है कि अगर मुझे ये सुनसान रास्ता है तो मुझे जाना नहीं है, या अंधेरा है तो मुझे जाना नहीं है, मुझे अकेले इस तरह से ट्रैवलिंग नहीं करनी, मुझे सेफ ट्रैवलिंग यहाँ से करनी है। वो अवेयर हो जाती है उन चीज़ों से लेकर, है ना। तो ऐसे में उसको, उसके साथ, और अगर वह सही मायनों में एजुकेटेड है, उसको पता है कि ये फ्रॉड कॉल है, उसको पता है ये इस तरह के जो साइबर क्राइम है वह फ्रॉड तरीके से होते हैं, वो अवेयर है, आप उसको कंपैरेटिवली बेवकूफ़ नहीं बना सकते। तो यहाँ पर क्या है कि चूंकि अगर डिजिटल युग में महिलाओं का सशक्तिकरण तो हो गया है, लेकिन सबका सशक्तिकरण हो गया, ठीक है, सबके पास फोन आ गया, सबके बैंक अकाउंट, सारी चीजें सब हो गई, कितने लोगों के साथ फ्रॉड हुआ, कितने लोगों के साथ धोखाधड़ी हुई, कितने लोगों के साथ इवन ऑनलाइन भी उनके साथ दुर्व्यवहार जो है वह किया गया। तो इसमें पीछे रीजन क्या बताया गया कि चूंकि अगर महिलाओं की हम बात करें, एक उनकी बहुत अच्छी बात भी कह लो, बुरी बात भी कह लो, कि वह ट्रेन में भी अगर जा रही, किसी अनजान पे विश्वास करके अपना बच्चा उसको दे देती है कि भैया 1 मिनट पकड़ लेना। और यहाँ पर महिलाओं का ये जो विश्वास करने का तरीका है वो उनके लिए काफी घातक हो जाता है। तो कुछ लोगों का ये मानना कि महिलाएं जो है वे आसानी से विश्वास कर लेती हैं और आसानी से घबरा भी जाती है। अगर आपने उनको थोड़ा सा भी डरा दिया, कह रहे तुम ऐसा कह दोगी, और ज्यादातर केसेस में क्या होता है कि जितने भी बलात्कार, रेप या इस तरह के दुर्व्यवहार के केस होते हैं, उसको डराया धमकाया जाता है और उसके बाद वह चुप हो जाती है, वह उससे आगे नहीं सोच पाती कि मैं इससे लड़ सकती हूँ। तो वो बहुत सॉफ्ट टारगेट होती है, तो आसानी से विश्वास कर लेना और आसानी से घबरा जाना, ये 2 चीजें उसके लिए बहुत सॉफ्ट टारगेट बनने के लिए करती हैं। तो साइबर अपराधी जो है वह महिलाओं को लक्ष्य बनाते हैं। उनकी गोपनीयता और सुरक्षा की कमी के कारण साइबर अपराधी ऐसी महिलाओं को निशाना बनाते हैं। सोशल मीडिया पर उनके बच्चों के बारे में अवैध जानकारी प्रकाशित करते हैं, उनके आदर्शों को ध्वस्त करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा ऑनलाइन हेरी फेरी है, साइबर बुलिंग है, गैर संवैधानिक तस्वीरों का इस्तेमाल, व्यक्तिगत जानकारी की चोरी, इस जैसे अपराध भी महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे हैं। और इस प्रकार की गतिविधियां न केवल उनके कॉन्फिडेंस को कम करती है, बल्कि समाज में भी एक असुरक्षित जो माहौल है वह पैदा कर देती हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग केवल महिलाओं को जागरूक बनाने में मदद नहीं करता, बल्कि उनकी शिकायतों पर भी ध्यान देता है कि अगर कोई महिला साइबर कोर्स में शिकायत दर्ज चुकी है तो उस पर जो काम है वह किया जाए। यहाँ पर देखो, लास्ट मैंने आप सभी को बताया था कि बेसिकली वुमेन्स के लिए राइट टू सेफ्टी जरूरी है। क्यों जरूरी है? राइट टू वर्क के लिए। सेफ्टी पहले देखी जाती है, सशक्तिकरण बाद में देखा जाता है। अगर कोई महिला घर के बाहर जाकर सेफ नहीं है, कहीं का माहौल गंदा है, तो आप देखेंगे कि वहां पर महिलाएं जो है वह ज्यादातर घरों में ही रहती है, वह उसके बाहर नहीं निकलती है ना। उनकी चाहे एजुकेशन की बात हो, रोजगार की बात तो छोड़ी, तो पढ़ाई भी छूट जाती है। मैं एक गांव की लड़की, संगीता नाम था उसका, ठीक है, तो मैंने जब उससे पूछा कि तुमने अपनी पढ़ाई क्यों छोड़ दी, शायद 7वीं 8वीं के बाद उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। आप समझ सकते हैं कि 7वीं 8वीं क्लास का बच्चा कितना मैच्योर होगा, ठीक है। और वहाँ पर वो बता रही थी कि उसके गांव से जो स्कूल है, अब गांव की थोड़ी सुनसान गलियाँ, पहाड़ी, मतलब ऐसे रास्ते, थोड़ा है ना, जंगल वाले रास्ते, सुनसान रास्ते, ज़्यादा आना जाना नहीं होता है गाँव में। शहरों की तरह तो ऐसा है नहीं कि भाई मेट्रो सिटीज़ हैं, तो वहाँ पर भीड़ भाड़ के इलाके कम है। और मान लीजिए कि आपके गांव से 2 या 3 किलोमीटर या 5 किलोमीटर दूर पर भी स्कूल है,
तब ऐसे में अगर वह अकेली आ जा रही है, इस बात की पूरी संभावना है कि वह 365 दिन अगर जाएगी, उसको एक दिन खतरे का सामना करना पड़ सकता है। और अगर वो स्ट्रांग नहीं है, अगर उसके आसपास कोई ऐसा नहीं है जो उसे सुरक्षा फील करा सके, तब ऐसे में वह डर के घर बैठ जाएगी। उसके साथ भी यही हुआ कि किसी ने 2-3 बार साइकिल पे उसको ऑफर कर दिया कि चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, और 2-3 बार जैसे ही उसका पीछा किया, उसने अपने घर बताया, घर वालों ने घर बिठा लिया। तो यहाँ पर क्या है कि आप सुरक्षा उसको नहीं दे सकते कि आप कोई सेफ्टी तरीके से छोड़ने जाए, आपके पास उतने लोग नहीं है। क्योंकि अगर मान लीजिए घर में एक ही पुरुष है, वो खेती किसानी में लगा हुआ है, तब ऐसे में पॉसिबल नहीं है। तो आप गांव-गांव तक शिक्षा पहुंचाने की बात नहीं कर सकते जब इंफ्रा ना हो। वहीं अगर उसके घर के आसपास जो स्कूल है वह होता, तब इस बात की पॉसिबिलिटी थी कि उसके घर की जो औरतें हैं या फिर माँ है या फिर बाकी सिस्टर है, वो उसको वहाँ तक ड्रॉप कर देते हैं ना। तो यहाँ पर क्या है कि अगर आपके पास बुनियादी सुविधाओं या फिर इस तरह की चीज़ों, सुरक्षा का अभाव है, तो आपका जो एजुकेशन है, रोजगार है, हर चीज़ आपकी खत्म है। ठीक है। सो साइबर अपराध में महिलाएं सॉफ्ट टारगेट होती हैं और इसलिए साइबर सुरक्षा उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो अब देखो राष्ट्रीय महिला आयोग, पहले मैं स्थापना के बारे में कुछ पॉइंट्स आपको बता देती हूँ। शुरुआत में अगर हम देखें तो एक समिति की स्थापना जो है वह करी गई थी 1974 में, कि भारत में महिलाओं की स्थिति जो है उस पर 1974 में भारत सरकार के द्वारा एक समिति गठित की गई थी, और उसमें यह कहा गया था कि महिलाओं के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए क्या जरूरी है उसको बताएं आप। ठीक है। तो 1974 में भारत सरकार, लिख लो, भारत सरकार द्वारा महिलाओं के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए, महिलाओं के सामाजिक आर्थिक विकास हेतु, सामाजिक आर्थिक विकास हेतु शिकायतों से जुड़े मुद्दे के लिए, है ना, शिकायतों से जुड़े हुए मुद्दे के लिए एक समिति की सिफारिश की गई। मतलब एक समिति से 1974 में एक समिति बनाई थी, और समिति से भारत सरकार ने ये कहा, अब इस समिति ने क्या सिफारिश की कि आप राष्ट्रीय महिला आयोग टाइप का कुछ बनाइए, राष्ट्रीय महिला आयोग, एक डेडिकेटेड आयोग जिसको इतनी शक्तियां दी जाएं कि वह शिकायतों की सुनवाई, निपटारा, इन सब चीजों को करने में समर्थ हो। तो 1992 में राष्ट्रीय आयोग अधिनियम 1992 में स्थापना हुई, लेकिन जब हम एक्ट की बात करेंगे तो एक्ट 1990 के द्वारा इसकी जो स्थापना है वह की जाती है, और एक ये वैधानिक निकाय है, वैधानिक निकाय है। ठीक है। इसकी स्थापना 1992 में स्थापना इसकी की गई थी। आप यहाँ कंफ्यूज मत होना, एक्ट जो है वह 1990 का है। ठीक है। और ये कौन सा मंत्रालय आता है, राष्ट्रीय महिला आयोग किस मंत्रालय के अंतर्गत है, तो यहाँ पर आप मंत्रालय भी लिख लो कि बेसिकली ये जो मंत्रालय है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, महिला एवं, जरूरी तो नहीं कि ये हमेशा से मंत्रालय ही रहा होगा, हो सकता है पहले कभी विभाग हो। तो पहले क्या था कि 2006 के पहले ये जो है वह एक मंत्रालय के अंतर्गत विभाग के रूप में शामिल था, जो कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय था। ठीक है। तो ये 2006 से अस्तित्व में आया, ये मंत्रालय 2006 से अस्तित्व में आया। इसके पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत ये एक विभाग के रूप में जो काम है वह करता था। ठीक है। तो भारत सरकार का 1990 का अधिनियम है। ठीक है। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 है, और स्थापना जनवरी 1992 में की जाती है। कब की जाती है? जनवरी 1992 में की जाती है। और इसका मेन काम जो है वह क्या है? राष्ट्रीय महिला आयोग का अगर हम मेन काम की बात करें कि इसका कार्य क्या होगा, तो कार्य होगा कि संविधान में और विधान में, संविधान व विधान या वैधानिक, संविधान व वैधानिक जो सुरक्षा के उपबंध किए गए हैं महिलाओं के लिए, उसको लागू कराना, केंद्र व राज्य सरकार को सिफारिश करना, केंद्र व राज्य को सिफारिश करना कि महिलाओं के लिए, ठीक है, जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, जो मूल्यांकन है उनका वो कितना सफिशिएंट है, नहीं है।
शिकायतों का समाधान, उपचार करना, है ना, उपचारात्मक तरीका प्रदान करना, शिकायतों को सुनना। अब जैसे कि शी बॉक्स बना दिया तो उसमें जिसकी शिकायत आई है उस पर समाधान, उस पर कार्य होगा। शिकायतों का समाधान करना, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो मेन उद्देश्य है, मेन उद्देश्यों के साथ ये जो राष्ट्रीय नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है ये कार्य करेगा, ठीक है। क्लियर है? चलो अब हम इसकी संरचना की बात करते हैं। अच्छा, संरचना के पहले एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। अब तक हमने देखा कि ये जो आयोग है वह वैधानिक है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, दिल्ली में 43-44 टेम्परेचर जो है वह, है ना। पानी बहुत पीना चाहिए, आप लोग भी पानी पीते रहिए। मौसम का असर ज़रूर दिखाई देता है। चलिए, तो देखो क्वेश्चन है कि किसी आयोग के संवैधानिकरण के लिए कौन सा कदम आवश्यक है। एज अ स्टूडेंट अगर जब हम इस क्वेश्चन को देखेंगे हम डर जाते हैं, क्योंकि हमें एक्सपेक्टेशंस, मतलब हम एक्सपेक्ट इस बात को कर रहे होते हैं कि यूपीएससी जब क्वेश्चन पूछेगा तो भाई ये पूछ देगा कि राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना व उद्देश्य क्या है। इस तरह के क्वेश्चंस आते थे। अब क्या होता है कि 2-3 चीज़ों को मर्ज करके पूछा जाता है। जैसे कि आपको पता है कि उसकी प्रकृति वैधानिक है, लेकिन अब इसमें संवैधानिकरण को पूछ लिया गया कि संवैधानिकरण जो प्रकृति है उसके क्या फ़ायदे हैं, महिला सशक्तिकरण उससे कैसे होगा, लैंगिक न्याय उससे कैसे होगा। बातें आपको वही बतानी है, बस चीज़ें थोड़ी सी बदल जाती हैं। अब देखो कि आपको इस पे आंसर कैसे करना होगा। संवैधानिकरण के लिए कौन से कदम, तो सबसे पहले बता दो कि भाई जो संवैधानिकरण है, थोड़ा सा तो बता दो कि संवैधानिकरण के क्या फायदे हैं और संवैधानिकरण करना क्यों है। नेक्स्ट आप बता दो कि क्या आपको लगता है कि महिला आयोग को संवैधानिकता प्रदान करने से, तो यहाँ पर जो राष्ट्रीय महिला आयोग है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है, ठीक है, क्या लाभ है। लाभ तो तब बताओगे ना जब वर्तमान में स्थिति बता पाओगे। तो स्थिति, लाभ व निष्कर्ष आपने लिख दिया, ठीक है। अब देखो कि संवैधानिकरण आपने बताया और संवैधानिकरण की प्रक्रिया को आपने बता दिया। आपने बताया कि संवैधानिकरण का मतलब है कि अब इस आयोग को संवैधानिकता प्रदान करने के बाद संविधान द्वारा मान्यता और संविधान की जो शक्तियां हैं वो सारी चीजें प्राप्त होंगी, ठीक है। संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त जो है वह हो जाएगी और अब इसके पास जो शक्तियां हैं वह ज्यादा होंगी। शक्तियां कैसी होंगी, इसकी बढ़ जाएंगी। तो अब अगर हम संवैधानिकरण के चरण की बात करें, संवैधानिकरण के चरण क्या होंगे कि सबसे पहले तो अगर आपको किसी को संवैधानिक बनाना है, आर्टिकल 368 के अंतर्गत आपको संविधान संशोधन विधेयक लाना पड़ेगा। पढ़ चुके हम संविधान संशोधन, ध्यान रखना इस बात को, है ना। संविधान संशोधन विधेयक जो है ये प्रस्तुत करना होगा। और ये जो विधेयक है वह कैसे पारित होता है, इस विधेयक को दोनों सदनों के द्वारा, इस विधेयक को दोनों सदनों द्वारा अलग अलग और विशेष बहुमत से पारित कराना होगा। अलग अलग और विशेष बहुमत से पारित कराना होगा। अलग अलग और विशेष बहुमत से पारित कराना होगा। और इसके बाद जब ये पारित हो जाए, राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर के बाद अधिनियम बन जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर और राष्ट्रपति की सहमति जैसे ही मिली तो ये क्या हो गया, वैधानिकता मिल गई। जैसे कि 102वां संविधान संशोधन जो हुआ था, किसको वैधानिकता मिली थी, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जिसे पहले संवैधानिक दर्जा प्राप्त था, आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया, ठीक है। ये आपने बता दिया। अब आगे हम देखेंगे कि बेसिकली देखो कि जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है, वर्तमान में इसकी स्थिति ये है कि ये सलाहकारी संस्था है। अगर ये सलाहकारी प्रकृति है तो इसकी जो सिफारिशें हैं उस पर केंद्र बाध्य नहीं है। सिफारिशें कैसी है, सिफारिशें सिर्फ सलाहकारी हैं। इनके क्रियान्वयन में बहुत देरी होती है। सिफारिशों के कार्यान्वयन में देरी, विलंब होना, कितनी भी अच्छी सिफारिशें हों उस पर कुछ काम ही नहीं हुआ तो वो तो खत्म हो गई, कोई मायने ही नहीं है उसके।
बट अगर संवैधानिक दर्जा मिल गया, बट अगर संवैधानिकता प्राप्त हो गई, तब ऐसे में क्या होगा कि अब संसद जो है, संसद नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए बाध्य है, चर्चा करने हेतु क्या हो गया, बाध्य हो गया। और इसकी जो सिफारिशें हैं उन सबको सीरियस नोट में लिया जाएगा। और जब सीरियस नोट में लिया जाएगा तो जो राष्ट्रीय महिला आयोग है ऐसे अधिकार मतलब ऐसी शिकायतों और शिकायतों के उपचार की बात करती है, तो इससे डेफिनेटली लैंगिक न्याय होगा, है ना, और साथ में सशक्तिकरण भी होगा। आप इस बात को लिख सकते हैं। आया समझ में? तो संवैधानिकरण आपने बताया कौन से कदम उठाना आवश्यक है, कदम ये उठाना आवश्यक है। एनसीबी की अगर हम बात करें, एनसीडब्ल्यू की, तो इसकी पहली स्थिति क्या है और बाद में लाभ क्या है, आपने उसको बता दिया। थोड़ा सा और लिखना पड़ेगा ना, ये मैंने आपको एक फॉर्मेट बताया किस तरीके से जो चीज़ें हैं आपको लिखनी है। समझ में कितने बच्चों को आया, कमेंट करो। तो अगर आप, मैं लास्ट भी आपको बताया था कि अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखना है उसके पहले आपको कंटेंट आना चाहिए, फिर आप थोड़ा सा सोच पाओ, फॉर्मेट कर पाओ, और जब आप काफ़ी प्रैक्टिसेस कर लेते हैं तो उसके बाद चीज़ें आपको आ जाती हैं। ठीक है, चलिए। तो अब हमने राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की बात कर ली। अब थोड़ी सी बात इसकी संरचना पर हो जाए कि आखिर इसकी जो संरचना है वह क्या है। ठीक है, थोड़ी सी बात हम इसकी संरचना की कर लेते हैं। संरचना, स्ट्रक्चर। देखो, इसमें एक अध्यक्ष होगा, सरकार को जो योग्य लगे कि ये महिला, ठीक है, महिला राष्ट्रीय महिला आयोग के लिए फिटेड है, एक अध्यक्ष होगा। एक अध्यक्ष के बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर कम से कम 5 सदस्य होंगे, है ना। एक अध्यक्ष होगा, 5 सदस्य होंगे और एक सदस्य सचिव होगा। एक अध्यक्ष होगा, 5 सदस्य होंगे और एक सदस्य सचिव होगा। जो ये सचिव स्तर का है, ये जो सचिव होगा ये अखिल भारतीय सेवा या सिविल सर्वेंट रहा होगा। ठीक है, तो राष्ट्रीय महिला आयोग जो अधिनियम है 1990, वह ये कहता है कि केंद्रीय सरकार राष्ट्रीय महिला आयोग के नाम, अब देखो केंद्रीय सरकार की बात हो गई, इसका मतलब क्या है कि अगर हम ये कहें कि इनकी जो नियुक्ति है वह कौन कर रहा है, अध्यक्ष और सदस्यों की स्पेशली, यहाँ पर इनको नियुक्त कौन करेगा, तो केंद्र सरकार करेगी। यहाँ पे राष्ट्रपति का नाम नहीं आएगा, केंद्र सरकार। साथ में केंद्र सरकार ही इनकी वेतन भत्ते और सेवा शर्तें भी नियुक्त करेगी, मतलब तय करेगी। वेतन भत्ते, सेवा शर्तें, वेतन भत्ते, सेवा शर्तें, इसका भी निर्धारण केंद्र सरकार के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, एक अध्यक्ष, 5 सदस्य और एक सदस्य सचिव होगा। अच्छा देखो कि ये बेसिकली अध्यक्ष, जो कि ऐसा अध्यक्ष बनाया जाएगा जो कि महिलाओं के हितों के लिए समर्पित हो, उसे अध्यक्ष बनाया जाएगा। अब सदस्यों के लिए आपको याद रखना है कि बेसिकली 5 सदस्य होंगे, बट ये जो 5 सदस्य उनकी योग्यता क्या है, तो उनकी योग्यता ज़रा लंबी लिस्ट है। उनकी योग्यताओं की जो लिस्ट है वह लंबी है कि विधि या विधान से संबंधित, व्यवसाय, संघ, आंदोलन, महिलाओं के नियोजन, संभाव्यता की वृद्धि के लिए समर्पित उद्योग, संगठन के प्रबंध, स्वैच्छिक महिला संगठन के अंतर्गत महिला कार्यकर्ता, ये सब इससे जुड़े होंगे, है ना। प्रशासन, आर्थिक विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक कल्याण का इनको अनुभव हो। एक ध्यान देने योग्य बात इसमें है कि इन 5 सदस्यों में से एक SC ST का सदस्य होना अनिवार्य है। ये जो 5 सदस्यों की हमने बात की, इसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के व्यक्तियों में से कम एक सदस्य जो है वह होना चाहिए, ये इसमें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जब हमने केंद्रीय सरकार
द्वारा नामित सदस्य सचिव की बात करें तो ये सामाजिक आंदोलन के क्षेत्र में विशेषज्ञ हो और ऐसा अधिकारी जो सिविल सेवा या अखिल भारतीय सेवा का सदस्य हो या जिसके पास समुचित अनुभव रहा हो, है ना, सिविल सेवा का पद इसने धारण करा हो, ये सारी चीजें। अब इसके अलावा अगर मैं कार्यकाल की बात करूं कि इनका जो कार्यकाल है वह कितना होगा, तो कार्यकाल होगा इसका 3 वर्ष। कार्यकाल 3 वर्ष होगा। जो नियुक्त करेगा वो हटा भी सकता है केंद्र सरकार के द्वारा, ना केवल वेतन भत्ते सेवा शर्तें नियुक्ति तय की जाएगी बल्कि केंद्र सरकार के द्वारा हटाया भी जाएगा। हटाने का आधार वही होगा, दिवालिया होना, पागल होना, भारत का नागरिक ना रहना और भी काफी सारी चीजें, है ना। तो आधार वही सारे होंगे कि बेसिकली इनको कार्यकाल पूरा नहीं, अगर कार्यकाल पूरा होने के पहले भी केंद्र सरकार इनको हटा सकती है। अगर उसे किसी अपराध के लिए दोषी सिद्ध कर दिया गया हो तो हटाया जाएगा, मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम हो तब उसको हटाया जाएगा, ठीक है। अगर वह सरकारी पदों का दुरुपयोग कर रहा है और अगर वह आयोग की लगातार 3 बैठकों में अनुपस्थित रहता है तब भी उसको हटाया जाएगा। सीधी सी बात है कि बैठकों में अनुपस्थित है, दैट मीन्स वह काम करना ही नहीं चाह रहा है ना, उसका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, तो उसे हटाया जा सकता है। क्लियर है, उसे हटाया जा सकता है। चलो, तो संरचना की बात तो हो गई। अब जरा इस क्वेश्चन को देखो। एनसीडब्ल्यू भारत सरकार का एक सांविधिक निकाय है। आमतौर पर महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी नीतिगत मामलों पर सरकार को सलाह देगा। इसका गठन 1992 में भारतीय संविधान के प्रावधानों के तहत किया गया, जैसा कि राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 में परिभाषित है। एनसीडब्ल्यू का उद्देश्य भारत में महिलाओं के अधिकारों का प्रतिनिधित्व करना और उनसे जुड़े मुद्दों और चिंताओं के लिए अभिव्यक्ति प्रदान करना है। यस, ये सारे काम होंगे, इस तरीके से सारे स्टेटमेंट सही है। आप राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य या स्वतः संज्ञान वाले काम देखेंगे तो उसमें जैसे कहीं अपराध हो रहा है, कोई 17 वर्षीय लड़की है, कोई 12-13 वर्षीय अगर बच्चे हैं, उनके साथ किसी तरह का दुर्व्यवहार हुआ है, उन सभी के लिए, या फिर कहीं किसी को खरीदा बेचा गया है, तो ऐसे लोगों के लिए उनकी शिकायतों का, है ना, इस तरह के अपराधों से उनको बचाना, उनको फिर वापस से उनके पुनर्बहाली के लिए उनके फिर से रहने की और सारे प्रबंधन करना, ये सारी चीज़ें उसमें शामिल है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग संज्ञान लेकर इस तरह के जो काम है वह करता रहता है, ठीक है। तो ये सारे इसके काम हो गए। अब देखो कि बेसिकली कौन कौन से जो मुद्दे हैं वह इसमें, वे शिकायतें जहां महिला अधिकारों के हनन का कोई मामला शामिल नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखेंगे कि ऐसी कई शिकायतें हैं, ज़्यादातर शिकायतें क्या पंजीकृत होती हैं, शीर्ष शिकायतों की अगर हम बात करें, सबसे ज़्यादा किन की शिकायतें लिखी जाती हैं या किन मुद्दों की शिकायतें आती हैं सर्वाधिक, इसमें भी लिस्ट दी हुई है कि लगभग जब हम 23 ऐसी कार्यचालन की बात की गई है कि अगर मौखिक या लिखित रूप से इस तरह की शिकायतें मिलती हैं तब जाके राष्ट्रीय महिला आयोग जो काम है वह कर सकता है, ठीक है। तो महिलाओं के साथ हिंसा, एसिड प्रहार, बलात्कार का प्रयास, बलात्कार, यौन उत्पीड़न, लिंग चयनात्मक गर्भपात, है ना, यौन उत्पीड़न जिसमें कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न शामिल हो, महिला अधिकारों के लिए अपमानजनक सती प्रथा, देवदासी प्रथा, डायन के शिकार जैसी परंपरा प्रथाएं, स्त्री आशिष्ट निरूपण, दहेज उत्पीड़न, ठीक है, दहेज मृत्यु, महिलाओं का अवैध देह व्यापार, वेश्यावृत्ति, ठीक है, पीछा करना, महिलाओं का साइबर क्राइम, द्विविवाह, बहुविवाह, विवाह के लिए वर्णाधिकार, गरिमा के साथ रहने का अधिकार, महिला पुरुष भेदभाव, तलाक के मामले में बच्चों की अभिरक्षा, महिलाओं के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता, महिलाओं की निजता और इससे संबंधित अधिकार, महिलाओं के विरुद्ध पुलिस की उदासीनता और महिलाओं के प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार। तो ये सारे ऐसे मुद्दे हैं जो कि इसमें शामिल होते हैं और अगर इस तरह के मुद्दे में आयोग को शिकायतें मिलती हैं तो इनके खिलाफ जो काम है वह कानूनी कार्रवाई करता है कि अगर मान लो पुलिस उदासीन है किसी मुद्दे को लेकर, है ना, जैसे मान लो यहाँ पर इसकी बात की गई है कि महिलाओं ने कोई केस जो है वह दर्ज कराया कि उनके विरुद्ध अपराध हुआ पर पुलिस उदासीन है, वह कुछ नहीं कर रही। ज़्यादातर मामलों में यही होता है और इसलिए
घरेलू हिंसा के जो केसेस है वह कम रजिस्टर्ड किए जाते हैं। एक तो पारिवारिक केसेस में, पारिवारिक मामलों में, चूंकि उनको आपराधिक दृष्टि से कम देखा जाता है, इसलिए उसमें सुलह और ये सारी चीज़ों का प्रयास किया जाता है। पुलिस उसमें चीज़ों को क्राइम जल्दी नहीं मानती है ना, और इसलिए वह थोड़ा सा पीछे भी रहती है। और कंपैरेटिवली भी आप देखेंगे कि पुलिस व्यवस्था, पुलिस प्रशासन, सारी चीज़ें जो है वह कितनी सक्रिय हैं। तो यहाँ पर क्या है कि अगर मान लीजिए कोई महिला शिकायत करती भी है और उसका किसी तरह से पुलिस उदासीन है, कोई कार्रवाई नहीं कर रही, तब इस तरीके से पुलिस अधिकारियों के पास इस तरह के जो मुकदमे हैं और जो नोटिस है, वो सारी चीज़ें राष्ट्रीय महिला आयोग भेजेगा, इंश्योर करेगा इस बात को कि जो शिकायत है उस पर कार्रवाई करी जाए। ठीक है। अगर पारिवारिक विवाद है, कोशिश की जाती है यहाँ पर महिला आयोग के द्वारा भी कि पारिवारिक विवाद अगर है तो इन सभी के लिए एक परामर्श के द्वारा, शुरुआत में परामर्श के द्वारा, मध्यस्थता के द्वारा इन मामलों को सुलझाया जाए। इसके अलावा वह कार्यवाही को तेजी से करने के लिए राज्य स्तर पर जो आंकड़े हैं, डेटा है, वह ले सकता है। साथ ही अगर किसी तरह का मामला यौन उत्पीड़न का है तो त्वरित कार्यवाही के लिए, अगर देर से न्याय मिला उसको भी अन्याय माना जाता है, तो त्वरित न्याय के लिए, त्वरित सहायता के लिए जो काम है वह राष्ट्रीय महिला आयोग कर रहा है। ठीक है। और गंभीर अपराधों के लिए एक जांच समिति बनाता है। तो ये सारे जो काम है वह करेगा। अब इसके अलावा कुछ और कार्य भी हैं जो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है। ये तो वो शिकायतें जो ज़्यादा दर्ज की जाती हैं। यहाँ पर मैं कुछ कार्यों की बात बताती हूँ कि आखिर राष्ट्रीय महिला आयोग जो है ना, उसके कार्य बेसिकली क्या क्या है। राष्ट्रीय महिला आयोग कार्य। पहला काम तो जो हमने स्थापना के समय पढ़ा था उसको सबसे पहले लिखो कि संविधान और अन्य कानूनों के अधीन महिलाओं के लिए सुरक्षा के जो उपाय हैं उसको लागू कराना। संविधान व अन्य कानूनों के अधीन, अन्य कानूनों के अधीन महिलाओं हेतु सुरक्षा के उपाय करना। महिलाओं हेतु सुरक्षा उपाय करना। ठीक है। सुरक्षा उपाय करना ये इसमें शामिल है। इसके अलावा यह सरकार को, केंद्र व राज्य सरकार को महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित जो रिपोर्ट है वह सौंपती है। केंद्र व राज्य सरकार को, केंद्र व राज्य सरकार को महिलाओं के विकास हेतु रिपोर्ट सौंपने का काम, या केंद्र सरकार कोई भी ऐसा काम जो राष्ट्रीय महिला आयोग को वह सौंपता है वह करना होता है। ठीक है। महिलाओं की दशा सुधारने के लिए प्रभावी क्रियान्वयन हो उसके लिए उपचारात्मक कार्य करना। महिलाओं की दशा सुधारने हेतु, महिलाओं की दशा सुधारने हेतु उपाय है ना, इनकी सिफारिश करना। सरकार ने अगर कोई योजना लागू करी है स्पेशली महिलाओं के लिए, उसका मूल्यांकन करना, उसकी प्रगति का मूल्यांकन करना, ये सारे काम इसमें शामिल होंगे। ठीक है। अच्छा देखो, संविधान में जो मौजूदा उपबंध हैं उनकी समीक्षा करना कि महिलाओं के लिए क्या क्या ऐसे उपबंध हैं और अगर कोई कमी नज़र आती है तो उसको दूर करने की सिफारिश जो है वह करना। तो संविधान के मौजूदा उपबंधों की समीक्षा, संविधान के मौजूदा उपबंधों की समीक्षा करना व सुधार के उपाय सुझाना। उपबंधों की समीक्षा व सुधार, है ना, व सुधार के उपाय सुझाना। तो ये जो कार्य है वह राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा किए जाएंगे। इसके अलावा अगर महिलाओं की जो शिकायतें आ रही हैं उन शिकायतों का निपटारा, है ना, शिकायतों का निपटारा तेजी से करना। महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव और उत्पीड़न से पैदा होने वाले मुकदमों की सुनवाई करना। भेदभाव व उत्पीड़न, इस तरह के मामलों को देखना।
ठीक है। महिलाओं को जैसे कि हमने यहाँ पे विकास की बात कर ली कि उनकी जो प्रगति है उसका मूल्यांकन करना, प्रगति का मूल्यांकन करना, और ऐसा कोई मामला जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसके लिए वित्त उपलब्ध कराना। किस मामले के लिए? कि मान लो ये जो मुकदमा है या फिर इस तरह के मामले में पैसा लग रहा है, तो उसके लिए जो राष्ट्रीय महिला आयोग है वह वित्त उपलब्ध कराएगा, क्योंकि ये इससे होने वाला, इस मुकदमे से होने वाला जो असर है वह कई महिलाओं पर पड़ेगा, वह देश की सभी महिलाओं पर पड़ेगा, और इसलिए क्या करना, इम्पॉर्टेंट कामों के लिए वित्त उपलब्ध कराएगा, इम्पॉर्टेंट केसेस के लिए वित्त उपलब्ध कराएगा। तो ये सारे जो काम है वह इसके होंगे, राष्ट्रीय महिला आयोग के होंगे। ठीक है। अच्छा देखो, इसकी शक्तियां क्या होंगी राष्ट्रीय महिला आयोग की? अगर हम शक्तियों की बात करें तो जैसे कि हमने इसके पहले भी बात की कि बेसिकली इसे जो शक्तियां प्राप्त होंगी वह किसकी होंगी? सिविल कोर्ट की शक्तियां प्राप्त होंगी। सिविल न्यायालय, सिविल कोर्ट की शक्तियां प्राप्त होंगी। सिविल कोर्ट की शक्तियां प्राप्त होंगी, और यह शिकायतों की सुनवाई, जैसे कि मान लो कोई शिकायत जाती है किसी महिला की, तो उनमें साक्ष्यों को, दस्तावेजों को मांगना, राज्य या केंद्र से किसी तरह की रिपोर्ट, किसी तरह का डेटा, कोई दस्तावेज मांगना, गवाहों से मतलब गवाही लेना, साक्ष्य, ये सारे काम जो है वह कर सकता है। तो आयोग क्या कर रहा है कि अपनी प्रक्रिया को खुद विनियमित कर रहा है, और अगर आवश्यकता पड़ेगी तो वह समिति भी बना ले रहा है ना। तो यहाँ पर जो विशेष मामले हैं उनको निपटाने के लिए समिति बना सकता है, विशेष मामलों के निपटारे हेतु समिति बनाना, विशेष मामले के निपटारे हेतु समिति बनाने का काम करेगा। ठीक है। इसके अलावा और समिति के अगर सदस्यों की बात करें तो ज़रूरी नहीं है कि वह अपने बीच में से ही उन सदस्यों को चुने, हो सकता है अगर ज़रूरत उसे पड़ती है तो वह आयोग के सदस्यों के बाहर के भी जो सदस्य हैं उसको नियुक्त कर सकता है। ठीक है। इसके अलावा अच्छा ये याद रखना कि अगर मान लो कोई बाहरी सदस्य किसी समिति का सदस्य बन जाते हैं, आयोग की किसी समिति का सदस्य बन जाते हैं, तो उनके पास में वोटिंग राइट्स नहीं रहते हैं। ठीक है। इसके अलावा आयोग अपनी प्रक्रिया को खुद निर्धारित कर सकता है। ठीक है। तो किसी व्यक्ति को उपस्थित होने, जब वह शिकायतों की सुनवाई कर रहा है, चूंकि हमने देखा सिविल कोर्ट की शक्तियां प्राप्त हैं, तो शिकायतों की सुनवाई करते समय वह व्यक्तियों को उपस्थित होने को कह सकता है, वह व्यक्तियों को उपस्थित होने का आदेश दे सकता है। ठीक है। गवाहों व साक्ष्यों के प्रकटीकरण की बात वह कर सकता है। ठीक है। इसके अलावा इसके पास यह भी पावर है कि ये रूल्स बना सकता है ना, कार्यवाही को चलाने के लिए, जो भी कार्यवाही है उसको चलाने के लिए अपने जो नियम है वह बना सकता है। ये सारे काम इसके होंगे। ठीक है। तो इसके पास देखो, अगर मान लो किसी हमें गवाहों व साक्ष्यों के प्रकटीकरण की बात इसमें की गई कि अगर मान लो कोर्ट से भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए या किसी अन्य जगह की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वहाँ से भी ये अभिलेख को अपने पास मंगाने की ताकत रखता है। तो जितने भी अभी तक हमने इस तरह के नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ की बात की या स्टैट्यूटरी बॉडी की बात की, हमने देखा कि अगर उन्हें ज़्यादातर मामलों में सिविल कोर्ट की शक्तियाँ प्राप्त है, तो लगभग ये शक्तियाँ सभी को एक जैसी प्राप्त है ना, इसमें कहीं कोई कम ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं। क्लियर है? तो हमने कार्य की बात कर ली, संरचना की बात कर ली, शक्तियाँ हो गई। अब एक और टॉपिक आपका बचा है, वो और हम समझ लेते हैं, पारिवारिक महिला लोक अदालत। ये क्या है पारिवारिक महिला लोक अदालत? देखो, जैसे कि हम देखते हैं कि कुछ परिवार से संबंधित मामले होते हैं, जैसे कि हम विवाह और तलाक की बात करें, तो परिवार से संबंधित इस तरह के मामलों के लिए ये जो न्यायालय हैं, ये जो अदालत है, इनकी स्थापना की गई है ना। तो राष्ट्रीय महिला आयोग ने कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत
मामलों के निवारण और त्वरित निपटान के लिए क्या किया कि जो पारिवारिक महिला लोक अदालत है यानी PMLA, इंग्लिश भी इसका यही है कि बस आप पारिवारिक लिख लो, महिला लिख लो, लोक और अदालत लिख लो, है ना। तो पारिवारिक महिला लोक अदालत की, बस जैसे जब हमने लोक अदालत की बात की थी कि कामों को तुरंत तरीके से, मुद्दों को तुरंत त्वरित निपटाने के लिए हमने लोक अदालत की चर्चा इसके पहले हम कर चुके हैं जब हमने न्यायपालिका की बात की थी। तो यहाँ पर क्या है कि महिलाओं से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं बेसिकली उनके त्वरित निपटान के लिए पारिवारिक महिला लोक अदालत की बात की गई, और इसकी जो जड़ें हैं वह पारंपरिक न्याय पंचायतों में है। इसकी आवश्यक विशेषता क्या है कि एक सौहार्दपूर्ण आपसी समझौता हो जाता है, काम में लचीलापन है। अगर आप न्यायालय में इसी बात को रखेंगे, आयोग में इसी बात को रखेंगे तो उसके लिए एक औपचारिक प्रक्रिया होगी, लेकिन जब आप लोक अदालत में किसी मुद्दे को निपटा लेते हैं तब वहां की जो प्रक्रिया है आपसी समझौते और एक लचीलापन होता है। जिला कानूनी सहायता सलाहकार बोर्ड, कार्यकर्ता, अधिवक्ता और अन्य लोगों के सहयोग से गैर सरकारी संगठन, आयोग की वित्तीय सहायता से पारिवारिक महिला लोक अदालतों का जो आयोजन है वह करता है। तो कौन कौन आयोजन करेगा? जो सलाहकार बोर्ड है, कानूनी सहायता सलाहकार बोर्ड है, वह आयोजन कर सकती है। अधिवक्ता और अन्य लोगों के सहयोग से कोई NGO इसका आयोजन कर सकता है। और अब तक लगभग 133 जो पारिवारिक महिला लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है, जिनमें लगभग 7,500 से ज्यादा के मुद्दे उठाए जा चुके हैं। और 2002 से 2003 में 3 इस तरह के पारिवारिक महिला लोक अदालतों की जो बात है वह की गई थी। अब एक करंट अफेयर का टॉपिक देख लो। देखो ये PIB की न्यूज है करंट अफेयर से रिलेटेड। घरेलू हिंसा, संपत्ति का अधिकार, पितृसत्तात्मक व्यवस्था का मुकाबला करने जैसे मुद्दों के लिए एक वैकल्पिक समाधान तंत्र के रूप में ग्रामीण स्तर पर केवल महिलाओं के लिए अदालतें आई। ग्रामीण स्तर पर, और इनको कहा गया नारी अदालतें। क्या कहा गया इनको? नारी अदालतें। महिलाओं की स्थिति, संवैधानिक उपाय, इन सब पे निबंध लिख लेना, है ना। पारिवारिक अदालत, नारी अदालतें, ठीक है। तो ये कहां पर होंगी? तो ग्रामीण स्तर पर होंगी। 7 से 9 इसमें सदस्य शामिल होंगे जिसे न्याय सखियां या कानूनी मित्र कहा जाएगा। आधे सदस्य ग्राम पंचायत के निर्वाचित होंगे, जबकि अन्य आधे सामाजिक प्रतिष्ठा वाली महिलाएं होंगी, शिक्षक है, डॉक्टर है, सामाजिक कार्यकर्ता है, ग्रामीणों द्वारा आयोजित। नारी अदालत के प्रमुख, जिसे मुख्य न्याय सखी के रूप में जाना जाता है, न्यायिक सखियों में से चुना जाएगा। आमतौर पर 6 महीने के लिए ये सेवाएं देंगे। यद्यपि नारी अदालत कोई कानूनी दर्जा नहीं है, लेकिन प्राथमिक ध्यान सुलह, शिकायत निवारण, अधिकारों की हकदारियों के बारे में जागरूकता। तो मेन हम देखें कि ऐसा कोई कानूनी दर्जा तो उनको प्राप्त है नहीं, तो ये काम अपना किस तरीके से करते हैं कि लोग, लड़कियों को, औरतों को ये अवेयर करने का काम करेंगे, उनको जागरूक करने का काम करेंगे, उन्हें उनके अधिकारों को बताने का काम करेंगी, है ना। और इनका जो पहला फोकस है वह किसके लिए है? मध्यस्थता के लिए है। इनका शिकायत निवारण और पहला ध्यान किसके लिए? सुलह के लिए, कि अगर पारिवारिक मामले हैं तो उनका सुलह जो है हो जाए। हमारे समाज में, भारतीय समाज के 16 संस्कारों में विवाह अब भी ऐसा एक संस्कार है जिसका इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा है ना। शादी का इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा है बाकी सारे संस्कारों में से। बहुत सारे संस्कार हैं। इसमें आप देखेंगे कि अभी जैसे लास्ट UPSC ने क्वेश्चन इस बात को लेकर पूछा था कि क्या हमारे देश में जो विवाह संस्कार है वह कमज़ोर हो रहा है, विवाह संस्थाएं कमज़ोर हो रही हैं, क्योंकि अब जो कॉन्सेप्ट है कि लोग बहुत लेट शादी कर रहे हैं या लिव इन का कॉन्सेप्ट आ गया है। तो अभी थोड़ा सा ये चीज़ें जो है वह डेफिनेटली, है ना, कम हुई हैं कि लोगों को शादी में उतना विश्वास अभी नहीं है। बहुत सारे रिश्तों का टूटना, आप जानते हैं इसके पीछे एक कारण क्या है? कंपैरेटिवली अगर पहले रिश्ते कम टूटते थे और अब रिश्ते ज़्यादा टूट रहे हैं, उसके पीछे का रीज़न होता है कि अब का जो समाज है, जैसे कि अगर आप अपनी मम्मी वाली जनरेशन को देखेंगे, है ना, तो वहाँ पर आपको अपनी माँ वाली जनरेशन में एक सहने वाला भाव आप में ज़्यादा दिखाई देगा कि आपके अंदर भी कई बार विद्रोह हो गया हो कि यार इतनी हिंसा होती है हमारे घर में, मम्मी को कब का छोड़ देना चाहिए था पापा को, लेकिन वो फिर भी बर्दाश्त करते आती है। उसके पीछे कई रीज़न भी होते हैं। सबसे पहला रीज़न तो ये होता है कि वो अगर वापस जाए तो कहाँ जाए, उनके पास वापस जाने के लिए कोई जगह नहीं होता, पहला कारण। और सबसे इंपॉर्टेंट कारण तो ये कि उनको सशक्त नहीं बनाया गया। अगर सशक्त बना, घर के बाहर निकलना आता, खुद से रोजगार करना आता, अपना पेट भरना आता, बच्चों को पालना आता, तो शायद वो उस आदमी के साथ कभी नहीं रहती। हमारे समाज में पूरी कोशिश इस बात की जाती है कि चाहे पुलिस व्यवस्था हो, चाहे यह आयोग हो, या इस तरह की नारी अदालत, तो पहला काम वो सुलह पे करती है, क्योंकि विवाह का अब भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, विवाह संस्था का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि वह क्या कर रही है, वह सुलह कराने पे फोकस सबसे ज़्यादा कर रही है ना।
नारी अदालत योजना मिशन की बात करें तो इसके अंतर्गत एक उपयोजना का हिस्सा है ना, मिशन शक्ति के अंतर्गत। इसका उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण को मजबूत करना। और किसने शुरू किया? तो महिला बाल विकास मंत्रालय। तो मंत्रालय कौन सा है ये भी थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। तो रोजगार का ना होना और ये ना होना, है ना। लेकिन आजकल आप देखेंगे कि अब कंपैरेटिवली थोड़ा जागरूकता भी ज़्यादा हो गई, साक्षरता भी ज़्यादा हो गई। तो अब लोगों को वो जो हिंसा है ना उसमें प्यार नहीं दिखाई देता कि नहीं, अगर आपको पति से मार खानी है और वही आपके जीवन की, वही आपके रिश्ते की शर्त है, वो मना कर देती है कि नहीं, इससे अच्छा हम अकेले रह लेंगे। तो अब कह सकते हैं कि वो सहन शक्ति कम हो गई, मार खाने की सहन शक्ति कम हो गई। घरेलू हिंसा आज भी आप देखेंगे एक ऐसा अपराध जो कि आपको चारों तरफ देखने को मिल जाएगा, अपने घरों में भी देखने को मिल जाएगा। बहुत कम ऐसे घर आपको मिलेंगे जहाँ पर लोग शांति से रहना जानते हैं, ठीक है, बहुत कम। और यहाँ पर जब इस तरह से एक तरफा हिंसा होती है और ये घरों के टूटने का एक मुख्य कारण होता है, तो पहले जो सहनशीलता थी वो इस कारण नहीं थी कि वो बर्दाश्त करना चाह रही थी, इस कारण वो सहनशीलता थी। मतलब हमारा समाज, आप चूंकि ये मैं आपको केवल महिला आयोग नहीं बता रही हूँ, मैं सोसाइटी सोशल जस्टिस के टॉपिक को कवर करते हुए बता रही हूँ, इसलिए मैं ये बातें आपको सोसाइटी से रिलेटेड बता रही हूँ, ठीक है। और जैसे कि लाभ देखेंगे कि लास्ट में भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि महिलाओं और पुरुषों, है ना, महिलाओं और पुरुषों दोनों पर हम एक जो ओवर बर्डन डाल देते हैं कि महिलाओं पर है सम्मान को बचाने का और पुरुषों पर है जिम्मेदारी का। तो दोनों ही बोझ जो है वह हमारे समाज के लिए बहुत घातक है। जिम्मेदारी थोड़ी महिलाओं के हिस्से में भी आने दो, है ना, सहन शक्ति थोड़े पुरुषों के हिस्से में भी चली जाए, तो ऐसे में जो गाड़ी है वह बैलेंस हो जाती है। तो पहले अगर संबंध बचे रहते थे, ऐसे भी विवाह चल गए जो हमने आपने देखे कि शायद कभी नहीं चल सकते, या हम आप उस जगह पर होते शायद 2 दिन नहीं रुकते। पर अगर आप अपनी माताओं वाली पीढ़ी देखें तो बहुत टॉलरेट करती थी, आजकल की लड़कियां नहीं करती हैं, है ना। तो ये यहाँ पर एक विवाह संस्था के लिए जो यूपीएससी पूछता है, एक खतरा आपको दिखाई देता है, ठीक है। आपके इस बारे में बहुत तरह तरह के विचार होंगे कि नहीं मैम ऐसा ऐसा ऐसा। थोड़ा सा इस चीज़ को प्रैक्टिकल होकर देखने की कोशिश करो कि हमारी सोसाइटी अब कहाँ जा रही है, हमारा समाज, हर समाज अगर 50 साल में बदलता है। वर्तमान में अगर मैं अभी महिलाओं की बात कर रही हूँ, मैं लगभग आधी आबादी की बात कर रही हूँ, आधी आबादी की प्रॉब्लम्स की बात कर रही हूँ और उसके सॉल्यूशन की बात कर रही हूँ, नेचर की बात कर रही हूँ, है ना। अब देखो जो समाज में हो रहा है, अगर उस पर आपकी एक थिंकिंग है, आपका अपना ओपिनियन है, बहुत इम्पॉर्टेंट है और आपको उससे हेल्प मिलेगी सोसाइटी सोशल जस्टिस के बारे में लिखने के लिए। संविधान को जानो, है ना, थोड़ा सा देश की परिस्थितियों को, अपने परिवार समाज को जानोगे तो चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से लिख पाओगे। चलिए, तो ये था हमारा आज का क्लास जिसमें कि हमने राष्ट्रीय महिला आयोग की बात की। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, ठीक है। कल हम बाल अधिकार संरक्षण की बात करेंगे, टॉपिक थोड़ा सा ज़्यादा होगा, थोड़ा सा आपका जो टॉपिक है वह लंबा होगा। तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।